नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बीजेपी 45 साल की हो चुकी और कमाल देखिए, 45 साल की बीजेपी की कमान 45 साल के युवा के हाथों में आ चुकी है। हर वक्त कुछ नवीन करने की सोच रखने वाली बीजेपी की कमान ही नवीन के हाथों में आ चुकी है। एक पार्टी, 14 करोड़ कार्यकर्ता, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और अध्यक्ष नितिन नबीन, बेहद साधारण, विवादों से दूर, लाइमलाइट से दूर, सिर्फ पार्टी के प्रति समर्पण। पार्टी ही परिवार और जो पार्टी का काम उसको करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। नाम नितिन नबीन, जिनके नाम का जैसे ही ऐलान हुआ, बीजेपी जाति क्षेत्र की बाधाओं को तोड़ आगे बढ़ गई और बता दिया कि बीजेपी भविष्य के निर्माण में वर्तमान की भूमिका तय करती है और वर्तमान की भूमिका को भविष्य में सुनिश्चित करने के लिए हर वक्त काम करती है। लेकिन नितिन नबीन ही क्यों? उनके अध्यक्ष बनने के मायने क्या है? पश्चिम बंगाल और यूपी में होने वाले भविष्य के चुनाव में उनकी भूमिका क्या होगी और अध्यक्ष के तौर पर क्या क्या चुनौतियां उनके सामने होगी, आज आपको बताने वाले हैं। क्योंकि बीजेपी में शुरू हो चुका है नबीन युग। हम भी बदलेंगे, नई राहों पे चलकर नया कल लिखेंगे। जब ठान लिया है तो मुकाम तक पहुंचेंगे। बीजेपी के नए अध्यक्ष और नए अध्यक्ष नितिन नबीन ही थे। वैसे तो प्रोग्राम में आगे चलकर उनके बारे में एक एक जानकारी देंगे, लेकिन जब किसी व्यक्ति की पहचान के बारे में बताया जाता है तो माता, पिता, परिवार, शिक्षा, भाई बहन, बच्चे, इसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। तो जरा इस साधारण से व्यक्ति जो आज बीजेपी के अध्यक्ष हो चले हैं, उनके परिवार के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको दे रहे हैं। क्योंकि सियासत उन्हें परिवार से मिली, पिता से मिली, और पिता की ही लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए पार्टी की सबसे निष्ठावान कार्यकर्ता होते हुए नबीन आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चले हैं। तो जरा परिवार के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। नाम नितिन नबीन, जिनमें जो नबीन है वो पिता के नाम से लिया गया है, क्योंकि पिता का नाम नबीन किशोर प्रसाद सिन्हा, जो अब दुनिया में नहीं रहे। माता मीरा सिन्हा, अफसोस वो भी इस वक्त दुनिया में नहीं है। डॉक्टर दीपमाला श्रीवास्तव, जो उनकी अर्धांगिनी है, और उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन इनके बारे में बहुत लोग नहीं जानते, इनके चेहरों के बारे में भी नहीं जानते, क्योंकि परिवार बेहद साधारण रहा। इतना साधारण कि नितिन नबीन सादगी को ही पसंद करते हैं और इसीलिए उनका परिवार मीडिया से दूर रहना पसंद करता है। और क्या आप मान पाएंगे, वो किराए के मकान में रह रहे हैं। आप सोचिए, एक जिनके पिता 4 बार के विधायक, वो खुद 5 बार के विधायक, वो बिहार सरकार में मंत्री, उसके बावजूद बेहद सादा जीवन और उच्च विचारों के साथ वो आगे बढ़ते रहे। और यही वजह है कि बीजेपी के 45 सालों में नितिन नबीन ने वो इतिहास रच दिया जो वर्तमान होते हुए भविष्य की नींव रख रहा है। क्योंकि बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष नितिन नबीन बन चुके हैं। जरा एक कंपैरिजन आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जो कंपैरिजन है वो सिर्फ उम्र के आधार पर है, कामों के आधार पर, बतौर अध्यक्ष के आधार पर कंपैरिजन में भी बड़ा वक्त लगेगा। लेकिन इससे पहले अमित शाह जब 49 साल के थे तब वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। और पूरा इस वक्त का जो आप नया बीजेपी देख रहे हैं, रिवॉल्यूशनरी बीजेपी, जो सबसे बड़ी दुनिया की पार्टी है और जिस रीति नीति के साथ एक जमीनी कार्यकर्ता से जुड़ते हुए पार्टी को मजबूत किया, वो चेहरे अमित शाह, जो वर्तमान में गृह मंत्री, वो 49 साल की उम्र में इस जिम्मेदारी को संभालते हैं। और नितिन नबीन महज 45 साल की उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। जिम्मेदारी उनके कंधों पर भी ज्यादा है, क्योंकि सोचिए सर, नितिन नबीन किनकी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं? वो अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी। वर्तमान दौर में आप देखिए तो जरा देखिए, नितिन गडकरी, अमित शाह, जेपी नड्डा और उसके बाद नितिन नबीन। लेकिन ये परिवार, चाहे उसमें नितिन नबीन हो या उनकी पत्नी, ये बीजेपी की रीति और नीति में रचते बसते हैं। और इसीलिए
जब नितिन नबीन से और उनकी पत्नी से पूछा गया कि आप किन को आदर्श मानते हैं, तो नितिन नबीन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से प्रेरित है, तो उनकी पत्नी दीपमाला श्रीवास्तव प्रधानमंत्री मोदी को अपना आदर्श मानती है। एक इंटरव्यू में जब दोनों से पसंदीदा नेताओं के बारे में पूछा गया तो दीपमाला का जवाब बेहद भावनाओं से भरा था। उन्होंने कहा कि आज के समय में नरेंद्र मोदी जैसा नेता बीजेपी में कोई हो ही नहीं सकता। जब भी जीवन में निराशा आती है तो मोदी जी याद आते हैं। लगता है कि अगर वो इतनी कठिन परिस्थितियों में देश संभाल सकते हैं तो हम अपनी छोटी ही समस्याएं क्यों नहीं संभाल सकते। वही नितिन नबीन का नजरिया भी उतना ही गहरा है। नितिन नबीन ने कहा कि राजनीति में सफल होना आसान नहीं है। कई बार नेता राजनीतिक रूप से सफल होते हैं लेकिन पारिवारिक रूप से नहीं। मैंने अमित शाह जी को बिना सामाजिक समीकरण के अपनी मेहनत से पहचान बनाते हुए देखा है और मेरी सफलता में मेरी धर्मपत्नी का पूरा हाथ है। तो जरा उस सफलता को भी एक बार टटोल लेते हैं कि नितिन नबीन का पूरा राजनीतिक सफर आज तक का कैसा रहा है और कैसे वो इंजीनियरिंग छोड़कर विधायक और विधायक से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचे। नितिन नबीन का राजनीतिक सफर उनके पिता के निधन के बाद बेहद अप्रत्याशित ढंग से शुरू हुआ। जब उन्होंने इंजीनियरिंग की पहले साल की पढ़ाई छोड़कर हलचल से भरी बिहार की राजनीति में अपने कदम रखे, तब वो ठीक से कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना करते हुए आगे बढ़े तो बिहार की राजधानी पटना की बांकीपुर निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 4 विधानसभा चुनाव जीते। तो 5वीं बार 2006 में पटना पश्चिम से उपचुनाव में जीत हासिल की। अपने कार्यकाल में उन्होंने सड़क निर्माण मंत्री से लेकर शहरी विकास और कानून मंत्री तक कई भूमिकाएं निभाई और यही कारण है कि शासन के विभिन्न अनुभवों से भरा उनका एक मजबूत पोर्टफोलियो बन गया। युवा जोश और विशेषज्ञता से भरे ठोस अनुभव का मेल उन्हें एक ऐसे अद्भुत विकल्प बनाते रहे जो पार्टी में एक बड़े संगठनात्मक बदलाव की रणनीति की तरफ इशारा करता रहा और वो बदलाव उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तक लेकर पहुंच गया। चूंकि पिता की विरासत को वो संभाल रहे थे, इसलिए मां का सपना पूरा करना भी जरूरी था। नितिन नबीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा जेपी आंदोलन के सेनानी रहे। जनसंघ से लेकर बीजेपी तक पार्टी के मजबूत स्तंभ रहे। उनका परिवार हमेशा सादगी से भरा रहा। नवीन किशोर पूरी उम्र पत्नी और बच्चों के साथ किराए के मकान में ही रहे। 31 दिसंबर 2005 को पिता के निधन के समय नितिन नबीन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। तब उनकी उम्र महज 26 साल थी। पिता के जाने के बाद मां माला सिन्हा ने फैसला लिया कि बेटा ही राजनीतिक विरासत संभालेगा और नतीजा यह रहा कि नितिन को पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। एक इंटरव्यू में नितिन ने बताया कि मां जब तक थी तब तक सब कुछ स्मूथ चल रहा था। मां के जाने के बाद पत्नी ने ही सब कुछ संभाला। मेरी सफलता का बड़ा कारण यही है कि घर की पूरी जिम्मेदारी पत्नी ने उठा ली, इसलिए मैं उस परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए हमेशा तैयार रहा जो मेरा संगठन था। लेकिन जिस संगठन में आगे बढ़ते हुए नितिन नबीन अध्यक्ष हो चले हैं, उस संगठन में अब जो जिम्मेदारियां उनके कंधों पर है उसमें 2026 के चुनाव है, उसमें 2027 के चुनाव है, उसमें 2029 का चुनाव है और उसमें महिला आरक्षण को लागू करना और जमीन पर एक बड़ी टीम को तैयार करना है। तो जरा उनके इस जिम्मेदारी के संभालने के साथ क्या क्या चुनौतियां उनके सामने, जिन पर खरा उतरकर वो जिस अध्यक्षों की फहरिस्त में 12वें अध्यक्ष हुए हैं, अपनी पार्टी को उतना ही मजबूत कर पाए, जरा देखिए 2026 और 2027 में उनके सामने कौन कौन सी चुनौती है। 2026 के लिए 2026 में पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव है, 2026 में ही असम के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर चुनाव है, केरल के अंदर चुनाव है और पुडुचेरी के अंदर चुनाव है। जो 2026 यानी कि जिस साल के पहले महीने में वो अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उस साल के अंतिम 12वें महीने तक उन्हें इन 5 चुनावों की जिम्मेदारियों को संभालते हुए यहां कमल खिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिल्कुल ऐसे ही 2027 पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और गोवा के अंदर चुनाव है।
इनको भी जीतना एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि ये 10 चुनाव नहीं है, ये दरअसल उनके अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी की उनसे उम्मीदें हैं। वो उम्मीदें जिनमें उनका युवा होना, जिनमें उनका संगठन के प्रति समर्पित होना, जिसमें उनका सजग होना, जिसमें उनका पार्टी के विस्तार में भूमिका निभाना, ये सब महत्वपूर्ण होगा। और इससे ज्यादा मोदी सरकार की योजनाओं को इन राज्यों तक पहुंचाना, जनता के बीच में भरोसे को कायम करना, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अब सिर्फ उत्तर भारत की बात नहीं बची, पूर्वी और दक्षिण भारत में भी चुनौतियां हैं जिनको नितिन नबीन को अपनी ताकत बनाना होगा। जेपी नड्डा से जिम्मेदारी संभाल चुके नबीन के सामने चुनौतियां अपार हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां बीजेपी मजबूत तो बनना चाहती है, पर अब तक वहां ज्यादा सफल नहीं हो पाई। 2026 में आने वाले पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के चुनाव से ठीक पहले पूर्वी भारत बीजेपी के लिए एक जटिल चुनाव क्षेत्र बना हुआ है, जहां पार्टी का प्रभाव पश्चिम और उत्तर के राज्यों की तुलना में कहीं कम है। लिहाजा यहां बीजेपी को सीमित सफलता ही मिली है। पश्चिम बंगाल में विभिन्न पहचानों से बना ताना बाना बीजेपी के राष्ट्रवादी एजेंडे का विरोध करता है, तो तमिलनाडु और केरल में क्षेत्रीय राजनीति का बोलबाला रहा है। इन राज्यों के चुनावी किलों को भेदने के लिए बीजेपी के पिछले प्रयास ज्यादा सफल नहीं हो पाए। लिहाजा अध्यक्ष नितिन नबीन के लिए यहां जीत दर्ज करना उनकी ताकत को दर्शाएगा और ये यकीनन एक नए युग की बीजेपी में शुरुआत है, क्योंकि बीजेपी ने नवीन युग के अंदर हर साल अब चुनाव होने हैं, चुनाव देखे जाने हैं। 2027 में 7 मुख्य राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इनमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब और मणिपुर है। इनमें कई जगह ऐसी हैं, कई स्टेट ऐसी हैं जहां बीजेपी की सत्ता है। 2028 में छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं जहां बीजेपी वापसी चाहेगी। नितिन नबीन 2022 और 24 के लोकसभा चुनाव की पार्टी के मुख्य प्रभारी रहे। 2029 में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वो बीजेपी शासित राजस्थान और मध्य प्रदेश है, जबकि कांग्रेस शासित कर्नाटक और तेलंगाना में भी चुनाव होंगे। पूर्वोत्तर के 4 राज्यों नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में भी चुनाव होंगे और इसके बाद 2029 में अगला लोकसभा चुनाव होगा। ये सभी चुनाव नितिन नबीन के बीजेपी अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान होने हैं और इनमें से हर चुनाव में अलग तरह की चुनौतियां होंगी। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए शांत स्वभाव और नरम बोली वाले अदम्य ऊर्जा से भरी शख्सियत नितिन नबीन एक आदर्श साबित होंगे कि उनके साथ अमित शाह है। अमित शाह की रणनीति है, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है, उनका नजरिया है, उनकी योजनाएं हैं। उनके साथ जेपी नड्डा का अनुभव है, राजनाथ सिंह का अनुभव है, नितिन गडकरी का अनुभव है। इसलिए नितिन नबीन अकेले नहीं है, वो एक टीम जिसमें 14 करोड़ कार्यकर्ता है, उनको साथ लेकर चल रहे हैं। और इसीलिए जिस फहरिस्त में वो 12वें स्थान पर है, उसमें ये पार्टी सबसे विस्तृत पार्टी कैसे बनी और उसमें नितिन नबीन कैसे इस पार्टी को आगे लेकर जाएंगे। भविष्य देखने के साथ इतिहास के पन्नों को पलटना भी जरूरी है, क्योंकि पार्टी अपनी विरासत से बनती है और उस विरासत की सियासत में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनमें सबसे बड़ा चेहरा रहा अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने 1980 से 1986 तक बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। दूसरा चेहरा लाल कृष्ण आडवाणी, जो 1986 से 1991 तक अध्यक्ष रहे। उसके बाद मुरली मनोहर जोशी, जो 1991 से 1993 तक, और दोबारा लाल कृष्ण आडवाणी 1993 से 1998 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। कुशाभाऊ ठाकरे 1998 से 2000 तक, लक्ष्मण बंगारू या बंगारू लक्ष्मण कार्यकाल 2000 से 2001 के बीच में, चेना कृष्ण मूर्ति 2001 से 2002, उसके बाद वेंकैया नायडू 2002 से 2004, लाल कृष्ण आडवाणी 2004 से 2006, उसके बाद राजनाथ सिंह जो 2006 से 2009 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनसे जिम्मेदारी को संभाला नितिन गडकरी ने, जो 2009 से 2013 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनसे जिम्मेदारी को राजनाथ सिंह ने संभाला, 2013 से 2014 तक वो रहे। 2014 में अमित शाह ने
राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी को संभाला और 2020 तक 2020 में उनसे जेपी नड्डा ने जिम्मेदारी को संभाला, जो आज की तारीख तक जिम्मेदारी को अघोषित तौर पर संभाल रहे थे, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर बीते महीने नितिन नबीन को जिम्मेदारी दी गई और आज से नितिन नबीन इस लिस्ट का हिस्सा हो गए। और ये जितने भी हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष गिनाए हैं, इनकी अपनी उपलब्धियां हैं, इनका अपना कार्यकाल है और उन कार्यकाल के दौरान बीजेपी का विस्तार है। इसीलिए जो शाह और नड्डा की रहा है, उस पर नितिन नबीन का टेस्ट है। नितिन नबीन के बीजेपी अध्यक्ष बनने के साथ ही उनकी तुलना अमित शाह, नितिन गडकरी और जेपी नड्डा जैसे उनके पूर्व अध्यक्षों से होना लाजमी। इन्होंने संगठनात्मक ताकत, करिश्मे का इस्तेमाल करते हुए कुछ अहम मानक स्थापित किए हैं। अमित शाह के बीजेपी को एक बेहद मजबूत चुनावी रणनीति से जीत हासिल करने की क्षमता में तब्दील करने की एक ऐसी उपलब्धि है जिसे बीट करना मुश्किल है। तो नड्डा ने मुश्किलों का अपनी राजनीतिक सूझबूझ के साथ सफलतापूर्वक सामना किया। वहीं नितिन गडकरी ने दिसंबर 2009 से जनवरी 2013 तक एक बेहद कठिन दौर में बीजेपी का नेतृत्व किया। उनका कार्यकाल संगठन के पुनर्गठन, अंत्योदय जैसे अहम विषयों को अपनाने और 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में लगातार मिली 2 हार के बाद भविष्य के चुनाव के लिए पार्टी को तैयार करने पर केंद्रित था, और जिसमें काफी हद तक सफल भी रहे। इसलिए बीजेपी अगर नितिन नबीन को लेकर आ रही तो एक रणनीति है। उस रणनीति में उनका संगठन के प्रति समर्पण भाव तो है ही, लेकिन सियासी तौर पर जिन बड़े राज्यों के अंदर चुनाव है, वहां नितिन नबीन की भूमिका क्या हो। और यही बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि बीजेपी ने नितिन नबीन को कमान सौंपकर एक बार फिर से मैनेजमेंट साधा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन कायस्थ जाति से आते हैं। कायस्थों की आबादी यूपी और बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल में भी अच्छी खासी है। नितिन नबीन को अध्यक्ष बनाकर बीजेपी बंगाल में कायस्थों के 15% वोट अपनी तरफ करना चाहे। पश्चिम बंगाल में कायस्थ आबादी करीब 27 से 30 लाख के आसपास है और बंगाल के कुल हिंदू आबादी में कायस्थ प्रभावशाली जातियों में कायस्थ, ब्राह्मण और वैद्य को मिला लिया जाए तो ये बंगाल का भद्र लोक समाज का अटूट हिस्सा है। कोलकाता, हुगली, हावड़ा और नॉर्थ 24 परगना जैसे शहरों में कायस्थ की अच्छी आबादी है और यहीं से उनका लिटमस टेस्ट शुरू होना है और ममता दीदी की समस्या शुरू होनी, क्योंकि बंगाल की 1 या 2 सीटें नहीं है, 78 सीटें हैं, जहां नबीन जीत के कमल को खिलाने की कोशिश करें। जरा एक बार नजर डालिए इन पे कि कहां पर कितनी है। कोलकाता के अंदर 11 सीटें हैं, हुगली के अंदर 18 है, हावड़ा के अंदर 16 सीटें हैं और इसी तरीके से उत्तर 24 परगना के अंदर 33 सीटें हैं। ये कुल 78 सीटें हैं, जहां नितिन नबीन मैजिक नजर आ सकता है। पश्चिम बंगाल के अंदर 4 जिलों की 78 सीटों का सियासी गणित एक तरीके से ये कैलकुलेट हो रहा है। कोलकाता जिले में विधानसभा की 11 सीटें हैं। 2021 में ममता बनर्जी की पार्टी ने सभी सीटें जीती। 30% वोट पाकर भी बीजेपी खाली हाथ रही। हुगली जिले में विधानसभा की 18 सीटें हैं, जिनमें 14 टीएमसी और 4 बीजेपी ने पिछली बार जीती। उत्तर 24 परगना जिला बंगाल में सबसे ज्यादा सीटों वाला जिला है, जहां की 33 सीटों में 28 टीएमसी और 5 सीटें ही बीजेपी की झोली में आई थी। हावड़ा जिले में 16 विधानसभा सीटें हैं। तृणमूल कांग्रेस ने 2021 विधानसभा चुनाव में सारी सीटें जीती, यानी कि ममता के अभेद्य किले को भेदने के लिए जिसकी जरूरत वो नितिन नबीन है। इनके जरिए 78 सीटें सीधे बीजेपी के खाते में मार्जिन के साथ हो सकती है। लेकिन सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, एक बार उत्तर प्रदेश को भी खंगाल लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी कायस्थ का राजनीतिक प्रभाव काफी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में कायस्थ की आबादी 1 करोड़ तक बताई जाती है और यह यूपी की कुल जनसंख्या का 3 से 4% तक है। यूपी के 37 जिलों की 67 विधानसभा सीटों पर कायस्थ की अच्छी खासी तादाद है। राज्य के 25 सीटों पर वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कायस्थ खुद को भगवान चित्रगुप्त का वंशज मानते हैं। कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, आगरा, बरेली से लेकर अलीगढ़ तक
उनकी अच्छी खासी संख्या मानी जाती है। और इन सबको एक बार अलग कर दीजिए। अब जरा एक ऐसे आंकड़े की तरफ आते हैं जो हर जाति धर्म के बंधन को तोड़ता हुआ एक नई जनरेशन कहलाता है, युवा। क्या वाकई में नितिन नवीन के साथ वो सब युवा कनेक्ट हो जाएंगे जो वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी के साथ, जो अमित शाह के साथ, जो जेपी नड्डा के साथ, और बीजेपी की नई टीम में क्या 80% युवा होंगे? क्योंकि नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ बीजेपी लगभग यह साफ कर चुकी है कि वो जनरेशन शिफ्ट की तरफ। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ ही बीजेपी में नया युग शुरू हो गया है। नवीन युग में पार्टी में 80% युवाओं को आगे लाने का रास्ता साफ हो गया। हालांकि नई टीम बनने में लगभग 6 महीने लगेंगे, लेकिन इतना साफ है कि टीम में महामंत्री और मंत्री जैसे प्रमुख पदों पर ज्यादातर 50 साल से कम उम्र के लोग हो सकते हैं। नितिन नवीन के सामने इस साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की चुनौती है और बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन अपनी टीम भी इसी के अनुरूप बनाएंगे। ये वो टीम हो सकती है जिसे लेकर पार्टी 2029 और उसके आगे के चुनाव में उतरना चाहिए। ये युवा चेहरे पार्टी को जहां नया जुझारू तेवर देने में मदद कर सकते हैं, वहीं इनके माध्यम से दूरगामी राजनीतिक संदेश देने की भी कोशिश की जा सकती है। लेकिन जब भी एक नए अध्यक्ष होते हैं तो एक विश्लेषण होता है। यहां विश्लेषण जेपी नड्डा के कार्यों की उपलब्धि, क्योंकि नितिन नवीन के कार्यकाल को भविष्य में जब आंका जाएगा तो वो अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी के कार्यकाल के साथ कम से कम आंका जाए। इसलिए नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी ने पहला बड़ा चुनाव 2020 के अंत में बिहार में जीता। उसके अगले साल 2021 में बीजेपी को असम और पुडुचेरी में जीत मिली थी। साल 2022 नड्डा की अगुवाई में बीजेपी के लिए काफी प्रभावशाली रहा। पार्टी ने उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव जीते। 2023 में बीजेपी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे हिंदी पट्टी के राज्यों में शानदार जीत दर्ज की। 2025 में दिल्ली और बिहार में जीत के साथ शानदार कार्यकाल रहा। सरकार और संगठन में बेहतरीन तालमेल बनाने में उनकी सराहनीय भूमिका रही है। कोविड के समय को याद कीजिए, नड्डा ने पार्टी संगठन का प्रभावी उपयोग गरीबों तक राशन और अन्य आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने में किया था। और ये वो कार्यकाल है जो एक ऐसी नींव के साथ नितिन नवीन को पूरी पार्टी की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं जहां से उन्हें पार्टी को 10 पायदान ऊपर लेकर जाना है। आगे के चुनाव में कमल को खिलाना है, संगठन को और विस्तृत करना है, मोदी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। अमित शाह के दौर में जो संगठन सबसे ज्यादा मजबूत रहा उसे मजबूती के सर्वोच्च स्थान तक लेकर जाना है। काफी ज्यादा संख्या में महिला कार्यकर्ताओं को पार्टी के प्रति निष्ठावान और समर्पित करना है, क्योंकि 33% आरक्षण मुमकिन है उन्हीं के कार्यकाल के दौरान लागू और 2029 में फिर से कमल खिलाने की जिम्मेदारी भी बतौर संगठन अध्यक्ष उन्हीं के पास हो सकती है, क्योंकि जनवरी 2029 तक उनके 3 साल का कार्यकाल है। इसलिए बीजेपी में हम कह रहे हैं ये नवीन युग की एक नई शुरुआत है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी होने